चलिए अब इन सभी खबरों को देखते हैं विस्तार के साथ में। केंद्र ने एनडीए सरकार के 12 वर्ष अब पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कुछ विचार भी साझा किए। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हमारी सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से हमने युवाओं, महिलाओं और अपने किसान भाई बहनों को सशक्त बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये हमारे अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हम सेवा, सुशासन और समृद्धि के इसी पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अनकोट। और मोदी सरकार के इन 12 वर्षों में कैसे हर क्षेत्र में पूरे भारत की तस्वीर बदली है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। विकसित होते भारत में अब एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक्सप्रेसवे जो 2014 में केवल 1000 किलोमीटर था, आज वो 7000 करोड़ के आसपास, यानी 6 से 7 गुने की वृद्धि देखी गई। सेमीकंडक्टर आज देखें तो 4 सेमीकंडक्टर पर काम पूरा हो चुका है। और चंद्रयान की बात हम कैसे भूल सकते हैं कि भारत चंद्रयान अभियान के जरिए विश्व रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहा है। पहली ही बार में हमने मंगल ग्रह पर अपने यान मिशन को पहुंचाया और अब चंद्रयान की तैयारी है। राम मंदिर बन चुका है, हम सभी को पता है। बंदरगाहों की बात की जाए तो जो क्षमता होती है बंदरगाहों की, वो कई गुना बढ़ी है 2014 से लेकर के। अगर अभी तक हम बात करें तो 300 मिलियन मैट्रिक टन से ज़्यादा अब क्षमता हो चुकी है। नए पोर्ट्स की, नए बंदरगाह की, एक्सप्रेसवेज की। तो बुनियादी ढांचे में जो कैपेक्स है सरकार, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसमें भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बजट का एक बड़ा हिस्सा आपको बुनियादी ढांचे पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी यूपीआई की जो सफलता है, वो इस सरकार की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक कहा जा सकता है। 12 साल, 12 बड़े फैसले। जीएसटी आज़ादी के बाद देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म, जिसने पूरे देश को एक साझा बाजार बना दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट। 17 वर्षों तक इस पर काम चला था, लेकिन बाद में एनडीए सरकार ने जीएसटी लागू किया। उज्ज्वला योजना, महिलाओं तक सब्सिडाइज्ड जो एलपीजी सिलेंडर है उसको पहुंचाना, एक बड़ी उपलब्धि शामिल रही। 370 जो धारा है उसको हटाया गया। एक देश एक संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका लिखी। और अगर आप देखें कि राम मंदिर का निर्माण, 550 वर्षों से ज़्यादा वक्त लगा राम मंदिर के निर्माण में। नागरिक संशोधन अधिनियम पारित हो चुका है। 3 तलाक कानून अब देश में लागू है महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिए। साथ ही साथ डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कई ऐसी कार्यक्रम जिसका जिक्र किया जा सकता है 12 साल के सुधारों में। सुमन बुराना अहमदाबाद से जुड़ रही है, मधुरेश नारायण पटना से जुड़ रहे हैं, सौरभ दत्ता कोलकाता से और अजीत द्विवेदी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले इस बार हम पूरब के कोलकाता से ही शुरुआत करते हैं। सौरभ, हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से विकास की गाथा में अगर हमने देखा तो बंगाल कहीं ना कहीं पीछे नजर आया। हालांकि ज़मीन से जुड़ी हुई नेता के तौर पर ममता बनर्जी को देखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र से उनकी जो प्रतिस्पर्धा रही, उसकी वजह से विकास की कहानी थोड़ी सी पीछे रह लगी। अब आगे की राह क्या दिखती है बंगाल के विकास को लेकर के? अजय जी, देखिए बंगाल का क्या हालत था। एक प्रोजेक्ट उसको भली भांति सामने लाता है कि बंगाल का क्या हालत था। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, मेट्रो प्रोजेक्ट चिंगरी घाटा, जो ईएम बाईपास कहा जाता है। हार्ट ऑफ द सिटी पे आप अगर जाएं तो वो एकदम मेट्रोपॉलिटन बाईपास उसमें वो स्थित है। चिंगरी घाटा मेट्रो स्टेशन जो आईटी सेक्टर को उससे जुड़ती है, उसके काम को 1.5 साल से ममता बनर्जी ट्रैफिक ब्लॉकेज का परमिशन नहीं दिया, जो 120 घंटे में भाजपा की सरकार ने आकर उसको कंप्लीट कर दिया। तो यही हालत बंगाल का था कि बंगाल में राजनीति होता था, हर सिरे में राजनीति होता था। स्वास्थ्य में राजनीति होता था, विकास में राजनीति होता था, 100 दिन के काम में राजनीति होता था। आप अगर जल जीवन प्रकल्प देखिए, वहाँ पर राजनीति होता था। तो ऐसा कोई योजना नहीं जहाँ पर ममता बनर्जी ने राजनीति नहीं किया। आयुष्मान भारत को आप देख लीजिए। आयुष्मान भारत को 2018 साल से बंगाल में रोका गया। बार बार सेंट्रल से कहा गया कि आपकी स्वास्थ्य साथी रहे,
साथ में आयुष्मान भारत का भी लाभ दीजिए बंगाल की जनता को। लेकिन ममता बनर्जी अपनी राजनीति के लिए 5 लाख का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट बीमा उनको मिल सकता था, उससे बंगाल की जनता को वंचित रखा। और दूसरी तरफ आप देखिए, जब भाजपा की सरकार यहाँ पर नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर सिरे से ये कोशिश किया कि बंगाल का विकास हो, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर रेल हो या फिर मेट्रो हो या फिर और कोई योजना। और सौरभ, फिर आपको लगता है कि अभी बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ पर लागू नहीं किया गया, इसी के चलते मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। अब जब ये कहा जा रहा है कि जो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, जो आपकी सीमा सुरक्षा बल है उनको बेहतर जमीन दे दी गई है जो सीमा पर बाड़ लगाने के लिए, इस तरह के जो कार्यक्रम है, आपको लगता है कि अब विकास की जो गति है वो तेज होगी बंगाल में? और जिसके लिए जाना जाता था औद्योगिकीकरण के लिए, कोलकाता को जाना जाता था, पहले बंगाल को जाना जाता था, क्या अब उस रास्ते पर हम फिर से चलने के लिए तैयार हैं? देखिए, इसका एक जवाब मैं रविवार की एक घटना की उल्लेख करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपनी पार्टी कार्यकर्ता के एक प्रशिक्षण शिविर में वो मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने कहा कि अब सेंट्रल की मिनिस्टर से अपॉइंट लेना नहीं पड़ रहा है। खुद सेंट्रल की मिनिस्टर्स फ़ोन करके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आदेश है कि बंगाल को फिर से विकास के ट्रैक पर लाना है, फिर से खड़ा करना है। तो आप बोलिए आपको क्या चाहिए। तो ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ रहा है, खुद सेंट्रल से ये पूछा जा रहा है कि क्या करना होगा, बोलिए। तो यही है कि बंगाल के हर एक सेक्टर पे, हर एक स्थिति पर, चाहे वो कानूनी व्यवस्था हो, चाहे वो बाढ़ की बात हो या फिर कोई और विषय हो, हर विषय में जो डबल इंजन सरकार का जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है। मधुरेश नारायण पटना से जुड़े, उनके पास चलते हैं। मधुरेश, ये समझा जाता है कि एक तरह से बुद्धिमानों की धरती कहा जाता है पूरे बिहार को। यहाँ से बहुत सारे लोग टैलेंटेड जो ब्रेन्स है वो पूरे देश को जरूर चला रहे हैं कि खुद बिहार की विकास यात्रा में वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। पिछले 12 वर्षों में अगर बिहार के विकास कार्यों के जरिए अगर हम वहाँ की विकास यात्रा को समझना चाहें, कैसे समेटेंगे आप? थोड़ा मुश्किल जरूर है 1 से 2 मिनट में समेटना। हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार जो था वो निश्चित रूप से यहाँ का ब्रेन जो था बहुत फर्टाइल था और यहाँ से लोग निकल करके दूसरे राज्यों में जाकर के या दूसरे देशों में जाकर के काम कर रहे थे। लेकिन पिछले 12 साल की अगर बात करें, 12 साल में बिहार बिल्कुल बदला है। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है। जो लोग यहाँ से जा रहे थे वो इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी। आज स्थिति यह है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, सेमीकंडक्टर की यूनिट बन रही है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना बिहार पटना में की जा रही है। इसके अलावा अमृतसर हावड़ा कॉरिडोर का एक नोड गया में है, वहां पर पूरी इंडस्ट्री हब डेवलप की जा रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वहां पर लगने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जो रोजगार है वो बिहार के लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिलेगा। जो यहाँ की जो फर्टाइल ब्रेन वाले लोग थे उनको सीधे सीधे यहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो यहाँ से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है और ये संभव हो सका है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही। चाहे अगर हम बात करें मुद्रा योजना की, चाहे हम बात करें MSME के तहत लोन देने की, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज जो है वो बिहार में पिछले 12 साल में सेट हुई। और अगर हम उन योजनाओं की बात करें जो जन कल्याण के साथ जुड़ी हुई है, समावेशी विकास पर सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। बहुत सारे लीकेजेस जो ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी योजनाएं, अब हम वो सवाल करना चाहते हैं आपसे कि क्या बिहार के अंतिम व्यक्ति तक जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनका लाभ पहुँच रहा है? क्या जो हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर UPI और जब बड़े जो रिफॉर्म हुए हैं जैम ट्रिनिटी के जरिए, इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक क्या वाकई बिहार में अब योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से DBT हो डायरेक्ट और या फिर हम जिस तरीके से जो लाभार्थी हैं उनकी जानकारी को ऑनलाइन कर रहे हैं बिहार में, तो ट्रांसपेरेंसी अपने आप डेवलप हो चुका है। एक क्लिक से लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है और इसके साथ ही एक क्लिक से आप लाभार्थी के पूरे डिटेल्स को देख सकते हैं, कहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और वो एलिजिबिलिटी उसके पास में है अथवा फेक है। तो ये सारी जो चीज है ये डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ही हो सका है और ये भी सपना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही था। और वो बिहार जैसे, जिसको आज से 12 साल 15 साल पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, वहां पे ये बखूबी इम्प्लीमेंट हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो
ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला वो यूपीआई के कारण देखने को मिला। आज ठीक आप है रेडी पटरी पे जी जाकर के भी अगर कोई सामान खरीदते हैं तो जी आप जी यूपीआई से मधुरेश पेमेंट कर पाते हैं। जी मधुरेश अब हम जाना चाहते हैं सिंपल नायक जो कि भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़े हैं। सिंपल, अब तक मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म कर लें हम। सिंपल, मेरा सवाल ये था आपसे जो मैं पिछले कार्यक्रम में नहीं पूछ पाया आपसे कि भुवनेश्वर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना। उड़ीसा की जो विकास यात्रा है, भले ही अभी तुरंत ही हाल ही में बीजेपी की सरकार आई, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं वहाँ पर कौन कौन से बड़े बदलाव आपको दिखाई दे, जिससे अब लग रहा है कि जो उड़ीसा 2036 तक ही विकसित उड़ीसा बन जाएगा, 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा? निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नई उड़ीसा है और ये विकसित उड़ीसा होने जा रहा है, जहां पूरा नामुमकिन था सब काम अभी पूरा तरीके से हम बोल सकते हैं कि मुमकिन है। तो ये आप देखेंगे तो पहला मैं बताना चाहता हूं कि नक्सल मुक्त जो अभियान चल रहा था पूरा उड़ीसा में अभी नक्सल मुक्त अभियान है और हम बोलते हैं कि नक्सल मुक्त हो गया है उड़ीसा। उसके बाद आप देखेंगे आयुष्मान योजना की तरह कि काफ़ी गरीब लोग यहाँ की जो सुविधा है वो सुविधा गरीब लोग को मिल पा रहा है, ग्रास रूट से मिल पा रहा है। सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में आप देखेंगे बड़ी बदलाव आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो उत्कर्ष उड़ीसा सम्मेलन हुआ था, प्रधानमंत्री जी बार बार उड़ीसा आते हैं, काफ़ी बार आते हैं, तो उत्कर्ष उड़ीसा सम्मेलन बोलते हैं। डीजीपी कॉन्फ्रेंस हो या फिर ब्रिक्स इंडिया 2026 हो, ये जो सब कार्यक्रम होता है, इसी तरह हम देखते हैं कि उड़ीसा के जो विकास की धारा है वो बदल रहा है, विकसित की तरह वो उड़ीसा बढ़ रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर हब, टेक्सटाइल हब, ये सब बन रहा है अभी। अब आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि जी सुभद्रा योजना की तरह महिला सशक्त हो रहे हैं, उनको 5,000 मिलता है। और आप बिल्कुल सिंपल, मैं यही पूछना चाह रहा था, महिला सशक्तिकरण के लिए तो जरूर चीजें बढ़ रही हैं। महिला अभी करोड़पति बने जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो पहले जो सुपर साइक्लोन आया करता था, क्या उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो देखेंगे यहाँ की महिला निश्चित रूप से आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो सुपर साइक्लोन आया था उसके ऊपर जो प्राकृतिक विपर्यय है, नेशनल डिजास्टर को आप देखेंगे तो मुकाबला करने के लिए यहाँ पे काफ़ी योजना बना है। और यहाँ पे जो डिजास्टर को मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पे जो आप देखेंगे ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन हुआ था, जो ये जो डिजास्टर आ रहा है उसको कैसे रिड्यूस करा जाए, उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा पूरी में हुआ था। अब आप देखेंगे तो ये चर्चे के तरह कि बाकी जो कंट्रीज आए थे, ब्रिक्स कंट्री आए थे, वो सीखे और उड़ीसा भी कुछ सिखाया कि ऐसे करिए कि डिजास्टर को आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसकी तरह आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, स्वास्थ्य एवं जन कल्याण, सबसे ऊपर जन कल्याण है, विश्वास है, विकास है। तो हम बोल सकते हैं कि उड़ीसा में काफ़ी बदलाव आ रहा है। जब आप पहले क्वेश्चन कर रहे थे कि भुवनेश्वर पहला स्मार्ट सिटी बना, तो निश्चित रूप से ये पूरा ग्रीन सिटी स्मार्ट सिटी अभी भी कायम है और बाकी बहुत काम चल रहा है। यहाँ पे गरीबों को कैसे मकान मिल सकते हैं, आप देखेंगे तो बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं। वो जो बिल्डिंग बनेगा वो बिल्डिंग को गरीब लोगों, बस्ती में जो रहते हैं उसको मिलेगा। आप कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है। फिलहाल धन्यवाद आपका। अजीत, मैं आपके पास बाद में आऊँगा, आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन चूँकि जो हमारे जो संवाददाता राज्यों से जुड़े हैं उनसे पहले बात कर लेना थोड़ा सा ज़रूरी है। सुमन बोराना अहमदाबाद से जुड़ रही हैं। सुमन, एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम आपसे यही समझना चाह रहे थे कि कोई भी योजना हो, गुजरात के लोग बहुत ही बढ़ चढ़ करके उस योजना में हिस्सा लेते हैं, बहुत ही प्रोएक्टिव हैं और इसकी वजह से योजनाओं का लाभ मिलता है। किस तरह से आप देखते हैं कि पिछले 12 वर्षों में, चाहे वो पीएम कुसुम योजना हो या फिर एग्रीकल्चर का औद्योगिकीकरण हो, कैसे फ़ायदा पहुंचा और अभी क्या तैयारी है गुजरात की नेक्स्ट रिफॉर्म के तौर पर? जी बिल्कुल।
बिल्कुल, गुजरात जो है वो एक ऐसा राज्य है जो देश दुनिया के लिए एक इस मॉडल के रूप में उभरता है, जिसमें विकास की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, टूरिज्म की बात होती है, ट्रांसपोर्टेशन की, साथ में यहाँ पर योजनाओं की भी बात होती है। क्योंकि गुजरात में अभी हाल ही में हमने एक आंकड़ा भी देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में गुजरात इस उन अग्रणी राज्यों में से रहा है जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिला है। तो बिल्कुल जो ये जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उसमें भी गुजरात के लोगों को बहुत बड़ी संख्या में जो है वो फ़ायदा मिला है, हिस्से लेते हैं यहाँ के लोग। जब हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो उसमें भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिविल हॉस्पिटल जो है अहमदाबाद का वो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर आयुष्मान योजना के तहत उन कई बीमारियों का इलाज होता है जो कई अन्य जगहों पर संभव नहीं हो पाता, लेकिन उन बड़ी बीमारियों का इलाज आयुष्मान के तहत होने से उन गरीब लोगों के लिए इतना कल्याणकारी हो जाता है, वो बहुत एक सुखद अनुभव जो है वो देखते हैं। और जब हम आगे की भविष्य की बात करते हैं तो बिल्कुल जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गुजरात विकास कर भी रहा था, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तब उसके बाद ये विकास की रफ्तार में जो है वो और तेज़ी आ गई है। हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम वो भी अहमदाबाद में है। तो ये सब जो विकास की सौगात गुजरात के पास है, यही गुजरात को एक उस मॉडल के रूप में सबके सामने दिखाती हैं कि किस तरीके से सही दिशा में जब विकास होता है और जब डबल इंजन की सरकार के साथ विकास आगे बढ़ता है तो उसका स्वरूप जो है वो कैसा दिखता है। तो जब हम गुजरात में अब मेट्रो की बात ये करते समझना हैं तो चाहते हैं 2019 में जब प्रधानमंत्री ने यहाँ पे मेट्रो का इनॉग्रेशन किया। सुमन, आपसे ये समझना चाहते हैं कि गुजरात की धरती में ऐसा क्या है कि जो ढोलेरा जैसे बिल्कुल बंजर ज़मीन को आप लोग स्मार्ट सिटी बना देते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड से नीचे आप लोग सोचते नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पर बच्चों की यूनिवर्सिटी किसी राज्य में नहीं है, रक्षा की यूनिवर्सिटी आपके यहाँ है। इस तरह से जो अलग सोच रखती है, तो कौन सी चीज़ है जो कि गुजरात को अलग करती है इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स? बिल्कुल, गुजरात की खास बात यह है कि वे केवल नीतियां यहाँ नहीं बनती हैं, बट कितना जल्दी उन नीतियों का इम्प्लीमेंट हो और विकास के रूप में, एक स्वरूप के रूप में गुजरात हमेशा कोशिश करता है कि जितनी जल्दी वो उस स्वरूप के रूप में लोगों को दिखा सके, अपनी जनता के लिए काम कर सके। जब हम मेट्रो की बात कर रहे हैं तो मेट्रो का फेस काफ़ी कम समय के अंदर ही डेवलप हो रहा है। हम सब जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में यहाँ पर अहमदाबाद में होने हैं, तो जिस रफ्तार से अहमदाबाद का विकास हो रहा है वो विकास की रफ्तार बिल्कुल देखने जैसी है। आने वाले 4 सालों में आप अहमदाबाद की एक काया पलट जो है वो और देख पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर डेवलपमेंट देख पाएंगे। तो हर काम को एक अच्छे से ईमानदारी से करने के प्रति उनका जो एक जज्बा है, गुजरातियों का जो जज्बा है। और जब हम उद्यम की बात करते हैं, उद्योगों की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, तो हम सभी जानते ही हैं कि देश दुनिया में गुजरातियों का जो नाम है वो बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ की सरकार। और जब सरकार डबल इंजन की होती है, जब सरकारों को वो एक एक्सपीरियंस मिलता है कि जब वो जो नीतियाँ बनाना चाहते हैं उसमें जब केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग मिलता है तो वो जल्दी से एक बड़े स्वरूप के हमारे सामने आती हैं। और इसी का एक परिणाम है कि गुजरात आज ना केवल भारत देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में सामने आ रहा है। बिल्कुल सुमन, और हमें उम्मीद है कि गुजरात जल्द ही $1 ट्रिलियन इकॉनमी बने। और जिस तरह से हमको एक मीठी सी जलन, मीठी सी ईर्ष्या ज़रूर होती है कि जो यहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों के पास जिस तरह से डीडीए फ्लैट्स होते हैं, वो वहाँ पर पीएम आवास योजना में इतने शानदार फ्लैट्स गुजरात में लोगों को बना के दिए जाते हैं। फिलहाल आपका धन्यवाद। अजीत द्विवेदी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। अजीत, जब सरकार की योजनाएं दिल्ली से चलती हैं तो पहले एक प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कहा था कि भाई 85 रुपये बीच में ख़त्म हो जाते हैं, केवल 15 रुपये पहुँच पाते हैं। सुशासन का वो कौन सा मंत्र रहा जिसकी वजह से अब योजनाएं अंतिम पायदान तक पहुँच रही हैं और अब हम सैचुरेशन की बात कर रहे हैं कि सारी की सारी योजनाएं 100% सभी तक पहुंचे? अजीत। बिल्कुल, देखिए अजय, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, तमाम योजनाएं जो हैं वो तो लागू हैं। आपने बात करी जीएसटी की, बात करी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, यूपीआई पेमेंट की बात करी। मैं आपको गांव में ले चलता हूं, क्योंकि हम दिल्ली की तरफ पूरा देश देखता है और दिल्ली से पूरे देश को उम्मीदें होती हैं। तो हम जब जाते हैं यहाँ से तो हम भी पूरे देश को देखते हैं, खंगालते हैं। तो देखिए, गाँव में 70% से ज़्यादा जो आबादी है वो गाँव में निवास करती है। 5 लाख से ज़्यादा गाँव हैं। अगर आप गाँव में जाके बदलाव देखें, 5 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के
तहत घर जो मिले हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला के तहत जो सिलेंडर मिले हुए हैं, 60 करोड़ से ज़्यादा जो है आयुष्मान भारत का जो लाभ मिला है लोगों को। तो ये तमाम आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से जो है ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर वो बदल रही है। देखिए, शहरों में हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम जो सुविधाएं हैं उनका उपयोग हम करते हैं या नहीं इतने सक्षम होते कि उन सुविधाओं को खरीद पाते हैं, लेकिन ग्रामीण भारत जो कि सबसे बड़ा भारत है, सबसे बड़ा हिस्सा है, वहाँ की बात करें, 5 लाख गांव की बात करें, तो वहाँ पे जो बदलाव आए आप उसको देखते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से डिजिटल क्रांति वहाँ पर आई हुई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जो आपने कहा कि जो लीकेज था ये कि 85 पैसा जो था वो लीक हो जाया करता था, 15 पैसा जो है वो पहुँचता था, अब वो 100% 100% वो पैसा जो है वो जो जिनको मिलना चाहिए उन तक पहुँच रहा है, किसानों तक पहुँच रहा है, महिलाओं तक पहुँच रहा है और उस पैसे का सही उपयोग वो कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो योजनाएं हैं वो भी पहले अपने हिसाब से दी जाती थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाया करती थी योजनाएं। हमें अच्छे से याद है कि इंदिरा आवास योजना के तहत हम जब छोटे थे गांव की तरफ जाते थे तो पता चलता था कि इतने पैसे देने पड़ते तब ये योजना का लाभ हमको मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बाकायदा लिस्ट होती है, बाकायदा उसको क्लासिफाइड किया जाता है और जो पात्र होते हैं उनका समय पर नाम आता है और उनको वो योजना का लाभ जो है वो दिया जाता है। तो ये बदलाव आ रहा है। जल जीवन मिशन के तहत जो है 15 करोड़ से ज़्यादा घरों में नल से जल पहुंचा हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि गाँव में जहाँ पे कि 10-10 किलोमीटर सर पे मटका रखकर महिलाएं बच्चियां पानी भरने जाया करती थी और वो स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी, तो ये कितना बड़ा एक बदलाव है। देखिए, बदलाव सिर्फ सुविधाओं को लेकर नहीं है, ये एक सामाजिक बदलाव भी हुआ है। स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बने। बिल्कुल सही कह रहे हैं अजीत, समावेशी विकास जो है वो सरकार का मुख्य फोकस रहा है और अब हम बात कर रहे हैं जा पाई, तो ये अपने ओवरऑल दिखाती है सैचुरेशन की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत, हमारे पास वक्त इतना ही है। दिल्ली से आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुमन बोराना अहमदाबाद से, मधुरेश नारायण पटना से, सौरभ दत्ता कोलकाता से और सिंपल जी आपका भुवनेश्वर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत अब एक ऐसे रास्ते पर चल चुका है जहां पर विकसित भारत की मंजिल काफी नजदीक दिखाई देती है। 2014 के बाद 2026 में आज इस दिन तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने ऐसे कई मुकाम हासिल किए जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में नया इतिहास रच दिया। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पीछे मुड़कर देखें तो उपलब्धियों की एक लंबी सूची है जिन्होंने देश की विकास यात्रा को नई दिशा दी है। मैं